नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM टीवी न्यूज़ और मिशन महाराष्ट्र न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। अधिवक्ता मंच द्वारा आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ में सतुजा सर है जो सीनियर अधिवक्ता है। हम उनसे जानेंगे जो अधिवक्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो की जा रही है, इस विषय को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते, मैं एडवोकेट कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर से। आज मैं सर्वप्रथम संयुक्त अधिवक्ता मंच को शुभेच्छा देता हूं कि आज उनका 5वां वर्धापन दिवस है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो संविधान में उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा था कि देश के हर नागरिक को समानता, संपन्नता और न्याय मिलना चाहिए। और जब ये जो था, ये आत्मा थी संविधान की। ये आत्मा को एक रूप देना, एक तामील करना, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो एक अधिवक्ता प्ले करता है। दोस्तों, अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाता है, समाज में समानता लाने की कोशिश करता है और ये जो कार्य संविधान को सही मायने में लागू करने का कोई कार्य कर रहा है तो एक वकील वर्ग कर रहा है। अब ये वकील वर्ग जो लोगों को न्याय दिलाता है, एक अच्छा समाज निर्माण की कोशिश करता है। ऐसे वकील जब लोगों को एक अच्छे राह पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा एक तबका रहता है जो नहीं चाहता है कि समाज में एक न्यायप्रिय समाज हो और समानता हो। वहाँ वो वकीलों पे किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर हमला करता है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वकीलों जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं समाज निर्माण के ऊपर, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होता है तो किस तरीके से एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ताकत से और अच्छे मजबूती से कार्य कर पाएगा। आप देखो, इसी तरीके के हमले पहले डॉक्टर्स पे भी होते थे, इसी तरीके के हमले पत्रकारों के ऊपर भी होते थे। उनके लिए एक स्पेशल कानून लाया गया है जिसमें अगर डॉक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करके ट्रीट किया जाता है। उसी तरीके से अगर कोई पत्रकार के ऊपर हमला होता है तो उसको भी नॉन बेलेबल ऑफेंस करके ट्रीट किया जाता है। तो ये प्रजातंत्र में वकीलों को ही इस चीज़ से क्यों महरूम किया जा रहा है? जब वो न्याय लोगों को दिला रहे हैं, उनके साथ अन्याय क्यों जा रहा है? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये संगठन का निर्माण किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सपना था कि एक अच्छा समाज निर्माण होना, और वो संविधान को अगर लागू करेंगे तो तभी होगा। और ये काम वकील लोग बहुत बखूबी से कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, वकीलों के साथ भी अगर किसी तरीके का हमला होता है तो इसके लिए एक ड्राफ्ट रोल बना हुआ है, सरकार ने बनाई है ड्राफ्ट रोल। लेकिन उस ड्राफ्ट रोल में वकीलों के ऊपर हमले को नॉन बेलेबल ऑफेंस करके नहीं बनाया गया है। तो हम संयुक्त अधिवक्ता मंच की तरफ से भी हम लोगों ने मांग की है सरकार से कि वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया गया है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए अगर वकीलों के ऊपर हमला होता है तो। और भी कुछ किसी तरीके की जो ड्राफ्ट में हम लोगों ने देखा है खामियां हैं, वो खामियां को पूरा करने के लिए हम लोगों ने और कुछ भी सुझाव दिए सरकार को कि अगर वकीलों के ऊपर हमला होता है और वो वकालत नहीं कर सकता है तो उस स्थिति में वकीलों को हर्जाना मिलना चाहिए, और एक अच्छा हर्जाना मिलना चाहिए कि जो समय वो वकालत नहीं कर पा रहे वो अपने परिवार को उस पैसे से हर्जाना मिलता है वो निर्वाह कर सके अपने जीवन को। जब तक के इस तरीके के कानून नहीं आए, प्रावधान नहीं आएंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बगैर ये सब चीज़ों को लागू किए एक शरीर रहेगा लेकिन उसमें आत्मा नहीं रहेंगी, उसमें एक ताकत नहीं रहेंगी। तो वो शरीर में एक आत्मा चाहिए, एक ताकत चाहिए। तो ये सुझाव जो हम लोग दे रहे हैं कि वकील लोग जो वर्ग है वो जब तक के एक हिम्मत वाला, ताकतवर नहीं बनेगा तब तक के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मजबूत नहीं हो पाएगा, अच्छा समाज निर्माण नहीं हो पाएगा, अच्छा देश, मजबूत देश नहीं बन पाएगा। हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, लेकिन हमारे समाज ही अगर कमजोर रहा तो कहाँ से पॉसिबल है कि हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमिक बन पाएंगे? तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि कानून को मजबूत बनाया जाए, वकील जो लोगों को न्याय दिलाते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, तभी ही सही मायने में वो वकीलों के साथ में न्याय होगा। सर, देखा जा रहा है कि वकीलों पे दिन ब दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है वो गंभीर नहीं दिख रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कानून यानी सख्त होना चाहिए वो कानून सख्त नहीं हो रहा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री खुद एक अधिवक्ता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वो मेंबर भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
4-5 साल प्रैक्टिस भी की है, उनको वकीलों की हर तरीके की स्थिति का पूरा ज्ञान भी है। तो ये सब चीज़ों को अगर जानते हुए भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ वकील वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि जब अपने ही अपने नहीं रह गए तो हम किससे हमारा गुहार करेंगे हमारे हिफाजत के लिए और न्याय के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक अच्छे अधिवक्ता भी है और डीबीए के वो एक सदस्य भी है, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छा कानून अगर बन नहीं पाता तो ये शोकांतिका है। ऐसी एक अपनी भावना जो है सतुजा सर ने व्यक्त की है। डीबीए के जो अध्यक्ष है हम उनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डीबीए के जो नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल सर हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी जानेंगे अधिवक्ता कानून जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से अधिवक्ता कानून नहीं है, अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कहना चाहोगे जिस प्रकार से अधिवक्ता कानून होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है महाराष्ट्र में। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये मांग बहुत पुरानी है और निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता भी है। आवश्यकता होने का कारण ये है कि जिस तरीके से पहले हर चीज़ के लिए अपना अपना एक कानून बना, ठीक है, और जो विषय के ऊपर कानून नहीं है उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं। एडवोकेट एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे अनेक मामले हुए कि जिसमें वकीलों के ऊपर हमले हुए, पुलिसों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे भी कुछ मामले हुए जिसमें वकीलों की हत्याएं हो गई। अब हत्या क्यों हुई या उसके ऊपर हमले क्यों हुए, उसका अगर ये अपन कारण देखेंगे तो उसका असली कारण हमको पता चलता है कि उसका जो आप कर लो चलो जिस तरीके से वकीलों के ऊपर जो हमले हुए उसका अगर अपन असली कारण देखेंगे तो पता चला कि उसका कोई लिटिगेशन, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, उसमें हार या जीत, यानी एक केस में मैं छत्तीसगढ़ गया था जहाँ एक वकील की हत्या हो गई थी, एडवोकेट शुक्ला की हत्या हो गई थी, या यहाँ आसपास के अनेक मामले हैं नागपुर ग्रामीण के, या जिसमें वकीलों पर हमले हुए या उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ। उसका कारण ये था कि वो किसी न किसी लिटिगेशन में किसी न किसी पार्टी की तरफ से थे, आइदर उसके फेवर में थे लिटिगेशन के जहाँ वो केस हार गए, या उसके अपोनेंट रहे जहाँ उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ। एक मामला नागपुर में इस तरीके से था कि एक वकील एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इस बात के लिए हो गई थी क्योंकि वो केस जिस व्यक्ति से हारने वाले व्यक्ति ने जीतने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया। इस तरीके से ऐसे अनेक मामले हुए। तो यहाँ पर जब किसी के ऊपर हमला इस वजह से किया जा रहा हो कि वो उस लिटिगेशन का पार्ट है, मतलब वो एडवोकेट है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी सुरक्षा किस तरीके से हो। वकील ओरिजिनली बहुत सक्षम होते हैं, मगर पुलिस का जो इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचार करने की किसी पुलिस अधिकारी की इच्छा हो और उसके सामने अगर वकील आ जाए तो उसको डर लगने लगता है कि ये मामले को भ्रष्टाचार करने नहीं देगा या उसमें वो अड़चन है, तो वो एक तरीके का दुर्व्यवहार वकीलों के साथ करता है। ऐसी परिस्थिति में वकीलों का, जबकि ऐसे अनेक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है कि वकील को पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बात रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसी है कि अगर चाहे, आरोपी अगर चाहे तो वकील के सामने उसका बयान दर्ज हो। ऐसे अनेक चीज़ें हैं, मगर इसका पालन होता नहीं है। हम वकीलों के ऊपर अगर किसी भी तरीके के हमले होते हैं तो हम सारे वकील सक्षम हैं, हम उसको हमारा जो संगठन है जिसके आज 5वें वर्धापन दिवस में हम लोग यहाँ उपस्थित है, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हम सब मिलके सिर्फ वकीलों के भलाई के लिए ही काम करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। और हमारे दोनों का मोटो एक है। आने वाले समय में एडवोकेट्स एक्ट, जिसका प्रारूप ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किया हुआ है, हम चाहेंगे कि वो प्रारूप को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कन्वर्ट किया जाए। जो सेक्शन जिसमें वकीलों के ऊपर किसी भी तरीके का हमला होता है उसको नॉन बेलेबल किया जाए। और ये निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लाइफ मेंबर है, हमारी वकीलों की व्यथा उनको समझती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम ये मांग उनके सामने रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक और जितनी ग्रेविटी से हम ये विषय को रख रहे हैं उतनी ही ग्रेविटी से हमारी बात को लेंगे।
इतना मैं कहना चाहता कई सालों से ये मांग हो रही है कि अधिवक्ता कानून जो है नॉन बेलेबल कानून बने, बराबर है कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके डीबीए के मेंबर भी है कई सालों से, और उनको पता है एक अधिवक्ता है एक अच्छे, उसके बावजूद क्यों ऐसे हो रहा है? महाराष्ट्र शासन ने उसका प्रारूप ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो बस कुछ समय में होने ही वाला है, मगर हम उससे समाधान हमको नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो नॉन बेलेबल बने। इसके ऊपर आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। ई फाइलिंग का जो मैटर है, वो ई फाइलिंग का मैटर जो है वो फिजिकली भी होना चाहिए और ई फाइलिंग भी होना चाहिए, ऐसी मांग भी अधिवक्ताओं की है। काफ़ी तकलीफ होती, कभी नेट रहता कभी नहीं रहता। ये एक ऐसी मांग है कि जो अनेक वर्षों से, ख़ास तौर पे जो वकील जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है, ऐसे सारे वकीलों के लिए ये व्यवस्था बहुत ही बेकार है। उसका कारण ये है कि हम लोग कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हैं। इसकी वजह से अनजाने में पूरे भारत में हजारों वकील इस प्रैक्टिस से बाहर हो गए हैं सिर्फ इस सिस्टम के कारण। आने वाले समय में अब ये जो प्रक्रिया आई है जिस तरीके से ई फाइलिंग की, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से आई है, तो निश्चित तौर पर ये विषय उठाने का कोर्ट भी अगर होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। इसमें हाई कोर्ट या कोई दूसरा कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऑप्शनल ही होना चाहिए। जैसे कि एक राजा ने एक नियम बनाया कि पूरे देश में लोग चावल ही खाएंगे, और चावल की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या जनता भूखी रहेंगे? बस यही पोजीशन हमारी ई फाइलिंग की हो गई है कि व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, सर्वर डाउन रहते हैं, हमारे वकीलों की जेब से बिना वजह से पैसे जा रहे हैं, हमको वो काम करना नहीं आता। ज़्यादातर वकीलों को किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, जिसकी संख्या 90% वकील है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ब खुद इसको ऑप्शनल कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो वकील हमारे इस पेशे से बाहर जा चुके हैं वो वापस आए। बराबर। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फिजिकली करना चाहिए, यानी ऑप्शन में रखना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है। जो उसके फ़ायदे हैं वो निश्चित तौर पर है, मगर नुकसान क्या है इसके ऊपर किसी ने कोई विचार नहीं किया, जिसके नुकसान बहुत दूरगामी हुए हैं। और जो सर्वसाधारण वकील, जो एक आम आदमी की कानूनी लड़ाई लड़ने वाला था, जो मामूली पैसों में केस लड़ता था, आज वो सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जितनी फीस वो पहले चार्ज करता था उतने पैसे उसको अब फाइलिंग में लग जाते हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी के हित में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो भी हमारे हैं उन्होंने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसको ऑप्शनल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आप अभी डीबीए के एक अध्यक्ष हो गए, और डीबीए में देखा जाता है कि सभी प्रकार के जो है अधिवक्ता वहाँ पे आते हैं, तो उनकी व्यवस्था जिस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए आपने जब इलेक्शन होगा तब आपने एक आपका एजेंडा भी निकला होगा, तो वो क्या आप एजेंडा पूरा करोगे? निश्चित तौर पे हम लोग को करने वाले हैं। इस वक्त की जो परिस्थिति है कि हमारे न्याय मंदिर में या हाई कोर्ट में या इस सिस्टम में, वकीली के सिस्टम में हर साल करीब 400 नए वकील आ रहे हैं। हमारे पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार मैंने कोशिश किया था, एक बार मैं सेक्रेटरी रहकर कोशिश किया था, एक बार प्रेसिडेंट रहकर कोशिश किया था, तब हमने करीब 550 नए वकीलों को बैठने की व्यवस्था की थी। निश्चित तौर पर इस बार भी मैं करने ही वाला हूँ, जिसके लिए मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, और ये हर युवा वकील को मेरी ओर से दिया गया आश्वासन है। चुनाव के दरमियान एक वकील को कुर्सी नहीं होना उसकी आइडेंटिटी से संबंधित है। आप जब वकील बन के किसी पेशे में जाते हो तो आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो मिनिमम ये आपसे अपेक्षा करता है कि आपके कार्ड के ऊपर कम से कम ये लिखा हो कि आपका नाम क्या है, आप कोर्ट में कहाँ बैठते हो। अगर आप कहीं बैठते ही नहीं हो और आप अपने क्लाइंट को अगर कैंटीन में या साइकिल स्टैंड पे या रास्ते पर जाकर अटेंड करते हो तो आप अपने क्लाइंट का विश्वास खो देते हो। उसका आने वाला पहला ही क्लाइंट वापस चला जाता है। तो ये दुख जो है, मुझे खुद को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आने के बाद 4 साल तक मुझे भी बैठने के लिए जगह नहीं थी, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे युवा वकील जो डिस्ट्रिक्ट बार में आ रहे हैं उनको बैठने की जगह ना हो। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में हम सब वकीलों के सामने ये है कि हमारी जो न्याय मंदिर की जो बिल्डिंग है उसको 50 साल हो गए हैं।
आने वाले समय में वो सरकार के हिसाब से वो इमारत रहने योग्य नहीं रही, क्योंकि उसको 50 साल हो गए। आने वाले समय में हम वकीलों के लिए कैसे व्यवस्था करें जिसमें नई बड़ी बिल्डिंग हो, एज वेल एज हमारे सारे वकील किसी तरीके से विस्थापित न हो, उनको एक ही बैठने, छत में रहे। हाँ, एक ही छत में रहे। इसके लिए हम सब विचार कर रहे हैं। माननीय एडमिनिस्ट्रेटिव जज श्री अनिल किलोर सर से भी हमने विषय में बात की है, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करने वाले हैं कि इस परिस्थितियों का दूरगामी परिणाम हो और ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था लगाई जाए कि जिसमें हमारे वकील को आने वाले समय में न पार्किंग की प्रॉब्लम हो, न बैठने की व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हो। निश्चित ही जो नवनियुक्त डीबीए के जो अध्यक्ष है जायसवाल सर, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो मैं एजेंडा में, मेरा जब चुनावी एजेंडा था और मैंने जो वादा अधिवक्ताओं से किया है वो मैं वादा पूरा करूंगा, और डीबी यानी जिला सत्र न्यायालय में जो समस्याएं हैं उस समस्या का निराकरण मैं अपने कार्यकाल में करके रहूंगा, ऐसी वादा भी जायसवाल सर ने किया है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, मिशन महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।